कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीदन सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आज हमारा एक नया टॉपिक है, वो है संसद। इस टॉपिक के हम बेसिक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और जो आज की हमारी चर्चा होगी वो संसद पर होगी। तो हम पहले बात करते हैं संसद। संसद क्या है? देखो, संसद को देश का मंदिर कहा जाता है क्योंकि संविधान में मंदिर क्या है? संसद है। क्योंकि देश के जो भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं वो सब भारतीय संसद से ही लिए जाते हैं। संविधान में कोई भी संशोधन होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी है, ये निर्णय भी किसके द्वारा लिए जाते हैं? संसद के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो हम संसद को समझते हैं और ये हमारी एक बेसिक क्लास होगी संसद पर। तो पहला पॉइंट हमारे क्या है, आपसे पूछ लेता है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद का उल्लेख है। तो भारतीय संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 79 में आता है, 79 में। अब पहला पॉइंट देखो, पूछता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ठीक है, भारतीय संसद के अंग, भारतीय संसद के अंग। अगर हम भारतीय संसद के अंग की बात करें तो हम भारतीय संसद के कितने अंग बताते हैं? 3 होते हैं। तो भारतीय संसद के अंग कितने हैं? 3। अब कौन कौन से? पहला, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा, राज्यसभा। संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को, जो स्थायी सदन भी है संसद का। और तीसरा, लोकसभा। देखो, संसद के 3 अंग हैं, लेकिन हमने यहां पे राष्ट्रपति नाम क्यों लिखा है? देखो, देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। देखो, कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जब सदन में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर प्रस्ताव को लाने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। कुछ ऐसे भी प्रस्ताव होते हैं जो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो उन पर हम बात करेंगे कौन से प्रस्ताव होते हैं जो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के प्रस्तुत हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, अनुमति उसके द्वारा दी जाती है। और कोई भी प्रस्ताव जब संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पास भेजा जाता है। और राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो पारित प्रक्रिया में माना जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति संविधान में भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो अभिन्न अंग कितने हो गए? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब एक और पॉइंट यहां पे बनता है, और वो पॉइंट क्या बनता है कि संसद के सदन कितने हैं। संसद के सदन कितने हैं? तो जब संसद के सदन की बात होती है तो हम संसद के कितने सदन बताते हैं? तो सदन बताते हैं 2। अब कौन से 2 सदन हैं संसद के, जो कि हमने यहां पे लिखी भी हैं? तो पहला तो हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। और दोनों सदन के बारे में आपने सुना होगा कि भाई लोकसभा, राज्यसभा क्या है, लोकसभा में कौन होता है, राज्यसभा में कौन होता है, लोकसभा क्या कार्य करती है, राज्यसभा क्या कार्य करती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो संसद के अंग 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के सदन की बात करता है तो सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है जो कभी भी विखंडित नहीं होता है। जब से राज्यसभा का गठन किया गया 1952 से, तो राज्यसभा कभी भी विखंडित नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अब नेक्स्ट आगे हम समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, क्योंकि देश के लिए जो भी निर्णय होते हैं वो इन दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो हम उन पे चर्चा करते हैं, आते हैं, चलो आगे बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्या है? तो ये प्यारे साथियों, ये भारतीय संसद है। ठीक है, इसे पृथ्वी मत समझ लेना या अंडा मत समझ लेना। ये क्या है? भारतीय संसद। देखो, हमारी जो पहली संसद थी वो क्या थी? वर्तलाकार थी, यानी व्रत में थी, सर्कलाकार थी। अब की संसद एक अलग रूप में डिजाइन की गई है, अब वो त्रिभुजाकार रूप में है। और जो हमारी पहली संसद थी वो क्या थी? एक सर्कलाकार रूप में थी। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम दोनों सदन को ही समझेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो तो समझते हैं।
लोकसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। एक तो पहले नॉर्मली क्वेश्चन कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो उच्च सदन किसको मानते हैं? राज्यसभा को। अब राज्यसभा उच्च सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी विखंडित होने वाला सदन नहीं है, इसलिए उच्च सदन होता है। तो निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। इन दोनों सदनों में सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? लोकसभा होता है। अब लोकसभा शक्तिशाली क्यों है राज्यसभा की अपेक्षा? क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जिसे डायरेक्ट ही चुना गया होगा उसके पास पावर ज़्यादा होगी, और जिसे इनडायरेक्ट रूप में चुना जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप में जिसका चुनाव होता है, उसके पास शक्तियाँ कम होती हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में जनता किसको चुनती है? लोकसभा। आपने देखा कि अभी हाल ही में 2024 में भी लोकसभा चुनाव होंगे, आप मतदान भी करेंगे, तो वो लोकसभा के लिए तो करेंगे, राज्यसभा के सदस्य के लिए तो मतदान नहीं करेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से आपने किसके सदन के सदस्य को चुना है? लोकसभा। तो इसलिए पावरफुल सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, कभी भी विखंडित होने वाला सदन लोकसभा। ठीक है, हर 5 साल के बाद तो विखंडित होता ही है, 5 साल से पहले भी विखंडित किया जा सकता है, वो कारण मैं आपको बताऊंगा कब विखंडित होता है। राज्यसभा स्थायी 1952 से, जब से गठन हुआ है राज्यसभा का, तब से राज्यसभा विखंडित नहीं हुई है। चलो आगे चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम, तो वर्तमान में कितने अधिकतम? अधिकतम सदस्य 550। पहले कितने होते थे? 552। लेकिन 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय थे, अब वो हटा दिए गए हैं। अब कोई भी आंग्ल भारतीय लोकसभा में निर्वाचित नहीं किया जाएगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत होता है। तो कितने होते हैं? अधिकतम 550 हैं। अब अधिकतम 550, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है? अगर देखें वर्तमान में, तो वर्तमान में है 543, 543। पहले कितने होते थे? 545, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे। अब आंग्ल भारतीय समाप्त कर दिए गए कि अब कोई आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत नहीं होगा, अब सारे सदस्य निर्वाचित होंगे। तो वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543 होते हैं। अब ये 543 सदस्य किनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। प्रत्यक्ष किसके द्वारा? जनता। जनता प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित करती है। देखो, संसद में प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होते हैं, देश में प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होते। हम कहते हैं कि संसद चुनाव है, क्योंकि संसद चुनाव क्यों? क्योंकि हम संसद के सदस्यों का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का नहीं। क्या प्रधानमंत्री एक सीट से निर्धारित हो सकता है, या सिर्फ एक ही जिले का देश है ना? देश तो सारी जिलों से मिलकर बना है ना, जिलों से राज्य, राज्यों से देश तैयार हुआ है, जो राज्यों का एक संघ है जिसे हम भारत कहते हैं। तो एक सीट से तो प्रधानमंत्री निर्धारित नहीं हो सकता, तो इसलिए कभी भी प्रधानमंत्री चुनाव नहीं कहा जाता है, इसे सांसद चुनाव कहा जाता है। संसद सदस्य चुनाव कहते हैं, क्योंकि संसद के सदस्य ही एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो प्रधानमंत्री इस देश को चलाता है। तो प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होते, संसद सदस्य चुनाव होते हैं। तो इसलिए आपसे पूछे कि लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों को क्या कहते हैं? तो जो लोकसभा में बैठने वाले सदस्य वो कौन होते हैं? एमपी। और राज्यसभा में बैठने वाले सदस्य भी कौन होते हैं? एमपी। ठीक है, और एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में समझ बैठो, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब क्या है? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद का सदस्य है उसे हम एमपी कह देते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य वो भी सांसद होता है, और जो लोकसभा का सदस्य वो भी सांसद होता है। पावरफुल कौन सा सांसद ज्यादा होगा? लोकसभा का, क्योंकि उसका चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया है। तो यानी जो सांसद है उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है, और सांसद एक पार्टी को अपना समर्थन करते हैं, और जिसके पास एक बहुमत होता है उस पार्टी का अपना एक प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री चुनाव नहीं किसके होते हैं? सांसद। और सांसद चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, और हर जिले से एक सांसद निर्वाचित किया जाता है, क्योंकि भारत में जो सीटें हैं वो कितने आबादी के आधार पर सीटें वितरित की जाती हैं। ठीक है, कितने आबादी के ऊपर एक सांसद होगा। तो अभी तक हम कितना लेके चल रहे हैं? 10 लाख। 10 लाख पर एक सांसद होगा, तो 10 लाख के आबादी क्षेत्रों को एक सांसद दिया जाएगा, जो जनता की मांगों को सदन में रखेगा।
देखो, हम सांसद का चुनाव क्यों करते हैं? सांसद हमारा डाकिया है। हमने अपनी मांगों को रखने के लिए सदन में, अपनी मांगों को देश के समक्ष रखने के लिए एक व्यक्ति को भेजा है जो हमारी मांगों को सदन में रखता है, वो सांसद होता है। अब देखो, सही व्यक्ति है जिसका चुनाव हुआ है तो सदन में वो आपके मुद्दे की बात करेगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया गया जनता के द्वारा जो खुद के बारे में बात नहीं कर सकता, वो जनता के हित के बारे में क्या बात करेगा? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो एक जिले से एक सांसद को हम निर्वाचित करते हैं और वो निर्वाचित होकर कहाँ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद जितने भी ये 543 सदस्य हैं, इन सबका चुनाव होता है। तो आप देखेंगे कि लोकसभा में क्या होता है, एक काउंटिंग होती है। काउंटिंग देखते हैं कि भाई किसके पास कितने सदस्य हैं, कैसे निर्धारित होता है कि इस पार्टी के पास बहुमत है, तो उसको समझते हैं पहले। देखो, अगर आप लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो सांसद क्या भी बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति ही लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ेगा। उसी व्यक्ति का चुनाव कौन करेगी? जनता प्रत्यक्ष रूप में करेगी। और एक जिले से एक सांसद निर्वाचित होकर कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष। तो 25 वर्ष का व्यक्ति जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है और उसे सदन बहुमत, उसका बहुमत दल जो उसका पार्टी दल है, अगर वो समर्थन करता है तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। चलो आगे चर्चा करते हैं। तो आयु कितना? 25 वर्ष। अब देखो, 25 वर्ष के सदस्यों का ही चुनाव होगा, उससे कम आयु का व्यक्ति तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इसमें क्या होता है? एक बहुमत होता है और बहुमत कितना है? 50% प्लस 1। देखो, ये बहुमत उन्हें यथावत अपने कार्यकाल तक बरकरार रखना होता है। यदि ये बहुमत अपने कार्यकाल से पहले वो खो देते हैं तो लोकसभा को विखंडित किया जा सकता है। वो बताएंगे कि उन्हें मोहलत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो भाई आपसे पूछे कि लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कितना मत होना चाहिए? तो 50% प्लस 1 मतदान होना चाहिए। अब कितनी सीट होगा? 543। अब जो 543 सीट हैं उसका हम 50% निकालें तो कितना निकलेगा? 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगा, नहीं कैरी जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 1 करना 2, यानी 271। देखो, ये मैथ नहीं है कि पूरा डिवाइड कर दो, आधा सांसद और लेके आ जाओ। ठीक है, जितना डिवाइड होता है उतना करना है। तो 271 प्लस 1 और जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 272। यानी जो भी दल 272 सांसद ले आता है वो बहुमत सिद्ध कर देता है और उसी दल को लोकसभा में कार्यकाल की अनुमति दी जाती है। उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही गृह मंत्री होगा, उनका ही रक्षा मंत्री होगा। और अब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए उस दल को समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक, चलो, तो बहुमत कितना? 50% प्लस 1 होता है। अब ये बहुमत कितने वर्ष तक उन्हें बरकरार रखना है, यथावत रखना है? तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब आपसे एग्जाम पूछ ले कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपातकाल की कंडीशन में कैसे भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। जब सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है तो लोकसभा का भी कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले भी विखंडित हो सकती है यदि वो अपना बहुमत खो देते हैं। 50% प्लस 1 बहुमत को अगर वो खो देंगे तो लोकसभा विखंडित कर दी जाएगी। तो बहुमत कब तक यथावत रखना है? 5 वर्ष के कार्यकाल तक ये बहुमत को उन्हें यथावत ही रखना है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन और भी पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई कितने सदस्य राज्यों से आते हैं, कितने सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित राज्यों से होता है। तो आपसे पूछे कि राज्यों से कितने सदस्य आते हैं और केंद्र शासित राज्यों से कितने आते हैं। तो राज्यों से कितने हैं? तो भाई 543 सदस्यों का वर्तमान में चुनाव होता है। तो 543 में से 530 कहां से आएंगे? राज्यों से। और 13 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित राज्यों से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं केंद्र शासित राज्यों से, तो वर्तमान में कितने होते हैं? 13। अगर पूछता है वर्तमान में राज्यों से कितने आते हैं? 530 आते हैं। और अधिकतम कितना है? 550। तो यानी जो 7 सीट बढ़ेंगी वो राज्यों में बढ़ाई जाएंगी केंद्र शासित, तो केंद्र शासित राज्यों में 7 सीटें कम हैं। तो अधिकतम की अगर बात करता है तो 13 में 7 और जोड़ दो, कितना होता है? 20। तो अधिकतम केंद्र शासित राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 20। ठीक है, वर्तमान में और अधिकतम राज्यों से कितने सदस्य आ रहे हैं? 530 आ रहे हैं, वर्तमान में 13। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि राज्यों से वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 530। केंद्र शासित राज्यों से कितने आते हैं? 13 आते हैं। चलो आगे, ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। लोकसभा, प्रत्यक्ष सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। एक और भी पॉइंट पूछ लेता है, प्रतिनिधि सदन किसको कहा जाता है? प्रतिनिधि, क्योंकि हमने अपना प्रतिनिधि किसमें चुना है? लोकसभा में। राज्यसभा का सदस्य का चुनाव तो हमने नहीं किया, ना ही हमने राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करके सदन में भेजा है। हमने किसको भेजा? लोकसभा। तो लोकसभा को एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो अन्य नाम क्या है? प्रतिनिधि सदन। तो प्रतिनिधि सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। अब सांसद का काम क्या है? अब सांसद का कार्य यही है सदन के अंदर कि वो हमारी मांगों को देश के समक्ष रखे, लोकसभा में हमारी मांगों को रखे, इसलिए तो हमने सांसद को चुना है। अब जिसको हमने मतदान किया है, जिसको हमने सांसद के रूप में चुना है, बाद में वही रुतबे में घूम रहा होता है, एक एटीट्यूड में घूम रहा होता है, लोग हाथ जोड़ के पीछे भाग रहे होते हैं, सांसद जी हैं, सांसद जी हैं। अरे उसे जो पावर दी है, उसे जो ताकत दी है, वो हमने दी है, वो खुद लेके पैदा नहीं हुआ, हमारे मतदान से वो सांसद बना है। तो हमें उसे उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पीछे भाग कर आएगा। क्योंकि अगर वो हमारी मांगों को सदन के समक्ष नहीं रखेगा तो अगली बार फिर चुनाव होने हैं, और उस बार हम उस व्यक्ति को ना चुनकर उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारी मांगों को सदन के समक्ष रखेगा। तो एक सांसद आप एक प्रकार से एक डाकिया मान सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपकी बात को वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसे कोई एटीट्यूड में और आपको उसकी खुशामद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पावर आपके पास है। संविधान आपको ताकतवर बोलता है, जनता ताकतवर है। ठीक है, संविधान में राजा किसको कहा गया? जनता को कहा गया है। प्रधानमंत्री राजा नहीं है, राजा हम हैं। हमने प्रधानमंत्री बनाया है, हमने अपने मतदान से एक प्रधानमंत्री चुना है, कोई स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो पावर हमारे पास है। तो पावरफुल कौन होते हैं? हम होते हैं। पावरफुल देश की जनता है, ना कि कोई सांसद है, ना कि कोई मंत्री है, ना कि कोई प्रधानमंत्री है। तो राजा देश की जनता होती है। अब ये पॉइंट आपकी समझ में आएंगे कि लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हैं, वर्तमान में कितने? 543 निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। शक्तिशाली सदन किसको कहते हैं? लोकसभा, क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। देखो, राज्यसभा में अगर अधिकतम सीट की बात करें तो अधिकतम सीट कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीट है 250, यानी 250। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 245। और इसके सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। देखो, यदि आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है, 25 वर्ष से अधिक है, तो आपको लोकसभा का चुनाव हर हाल में जीतना ही होगा, तभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 25 से तो अधिक है, 30 से कम है और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, बन जाओगे। हाँ, बन सकते हैं कुछ दिन के लिए। हम बताएंगे कितनी समावधि तक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। उस पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा कि लोकसभा राज्यसभा सदस्य ना होते हुए भी कितने दिन तक कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। तो यदि आप राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आयु 25 वर्ष, लोकसभा का लड़ना चाहेंगे तो 30 वर्ष। अब देखो, लोकसभा में एक बहुमत होता है, राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं होता, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य किससे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसलिए राज्यों का सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को, क्योंकि राज्यों के सदस्यों के राज्य में जो विधायक होते हैं, विधायकों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए राज्यों का सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो राज्यसभा की आयु 30 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता होगा कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष।
और लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, और ये वो 1/3 सदस्य होते हैं जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 वर्ष के बाद ही वो घर चले जाते हैं कि भाई आपका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, नहीं। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य वो होते हैं जो 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष का कार्यकाल अपना कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम 245 का अगर 1/3 निकालें तो कितना निकलता है, तो 1/3 निकलता है 81। तो आप मान सकते हैं कि 81 सांसद ऐसे होते हैं जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके होते हैं। अब कैसे फिर उनका चुनाव होता है? अब देखो 81 में से ऐसा तो है नहीं कि सारे सदस्य एक ही राज्य के होंगे। अब कुछ मध्य प्रदेश के होंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, कुछ गुजरात के होंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि भाई जैसे इसमें से 20 सांसद जो एमपी थे वो उत्तर प्रदेश के थे, यानी उत्तर प्रदेश की 20 सीट कहाँ कम है, राज्यसभा में। अब वो अपनी 20 सीट कंप्लीट करनी है, तो अब कैसे चुनाव होगा? अब इसके चुनाव करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403। 403 प्लस 1 404, लेकिन आंग्ल भारतीय खत्म हो गया तो अब कितनी है, 403। अब 403 को कितने से डिवाइड करेंगे, 20 से। अगर हम 20 से डिवाइड करें तो लगभग कितनी बार कटता है, 20 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 सदस्यों पर एक सांसद होगा, और 20 सदस्य कौन होंगे, एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लिख के रखते हैं गाड़ी पर विधायक जी हैं, और विधायक जी से उनकी फुल फॉर्म पूछने तो पता नहीं होगा कि विधायक की फुल फॉर्म क्या है। तो एमएलए हम उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा का सदस्य है वही विधायक है, जिसे एमएलए कहते हैं। तो जो अब क्या होगा कि 20 एमएलए मिलकर एक सांसद का चुनाव करेंगे। तो अब जो पार्टी हैं जिनके पास जितने विधायक होंगे उतने सदस्य कहाँ भेज देंगे, राज्यसभा में। अब जो पार्टी जिस राज्य में निर्वाचित होती है उस पार्टी के ही राज्यसभा में अधिक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में अधिक सदस्य किसके होंगे, जो पार्टी राज्य में बहुमत में होगी, क्योंकि विधायक उसके पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सदस्यों को भेजेगी। तो भैया 20 पे, तो ऐसे करते हैं कि जितनी सीटें होती हैं, जो खाली सीटें होती हैं, उनसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रेशियो निकलता है उस पर एक सीट निर्धारित कर लेते हैं और उन्हें निर्वाचित कर किस में भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। चलो आगे बात करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे भी हम समझते हैं, और वो पॉइंट क्या समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे बात की कि राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, कई सारे राज्यों से कितने आते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। चलो तो बात करते हैं, तो यहीं पे समझते हैं हम। आपसे पूछे कि राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा में हैं, केंद्र शासित राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, और राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। अब देखो, ये तो आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 245 में से 12 तो कौन मनोनीत करता है, भारत का राष्ट्रपति, जो कला से जो संबंधित होते हैं, संगीत से संबंधित होते हैं, या खेल क्षेत्र से संबंधित होते हैं, या उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कोई विशेष योगदान दिया हो, या उन्होंने चलचित्र में विशेष योगदान दिया हो। तो ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राज्यों से पूछे तो राज्यों से कितने आते हैं, तो 229 सदस्य किससे होते हैं, राज्य से। अब 229 और 12 कितना हो गया, 241। तो 4 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित राज्य से। और ये क्वेश्चन पहले दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, और दिल्ली पुलिस में ये था कि केंद्र शासित राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो भाई जो 5 सीटें कम है वो किसकी हैं, केंद्र शासित राज्यों की हैं। तो 4 में 5 और जोड़ दे तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 9। तो अधिकतम कितने आएंगे, 9। वर्तमान में कितने आते हैं, 4। राज्यों से कितने आते हैं, 229। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12।
लोकसभा में अब भारत का राष्ट्रपति कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता है। अब सिर्फ सदस्य किस में मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। ये बेसिक बातें आपकी समझ में आई होंगी। चलो एक पॉइंट पर हम बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति जो ना तो लोकसभा सदस्य है ना ही राज्यसभा सदस्य है, तो कितनी अवधि तक वो देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। देखो, जब किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मनोनीत, मैंने बताया था प्रधानमंत्री किससे बनता है? बहुमत, जिसके पास बहुमत है। अगर बहुमत दल जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए उसको प्रधानमंत्री बना सकती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री निर्वाचित सदस्य नहीं होता, मनोनीत होता है। कभी भी उस प्रधानमंत्री को हटाकर कोई दूसरा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है यदि उसके पास अपना बहुमत है। तो ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई तो फिर पुनः चुनाव होंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक उनके पास बहुमत है तो वो अपनी पार्टी में कितने भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कब तक? 5 वर्ष तक बना सकते हैं। 5 वर्ष के बाद तो कार्यकाल कंप्लीट हो ही जाएगा, फिर पुनः चुनाव होंगे, फिर लोकसभा सदस्यों का चुनाव होगा, फिर वो अपना एक प्रधानमंत्री चुनेंगे, ठीक है, जिसे प्रतिनिधि यानी संसद नीतियों का अध्यक्ष भी कहा जाएगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना तो लोकसभा सदस्य है ना ही राज्यसभा सदस्य है, तो कितने दिन तक वो देश का प्रधानमंत्री रह सकता है? तो लोकसभा राज्यसभा सदस्य ना होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। और 6 माह के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की अध्यक्षता प्राप्त करनी होगी। अगर 6 महीने में अध्यक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा। और ऐसा एक व्यक्ति के साथ जीवन में एक बार होगा। ऐसा नहीं कि हर लोकसभा में ऐसा वो व्यक्ति कर सकता है, नहीं, अपने जीवन वो सिर्फ एक बार कर सकता है। दोनों सदन का सदस्य ना होने के बाद भी 6 माह तक वो देश का प्रधानमंत्री रह सकता है। और यदि किसी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, जो कार्यकाल लोकसभा का बचा है उस कार्यकाल तक वो देश का प्रधानमंत्री रहेगा। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। तो 1 मिनट एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो लोकसभा में आपसे पूछे कि भाई उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा। कौन सा सदन कभी भी विखंडित हो सकता है? लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद होती है, 5 वर्ष से पहले भी हो सकती है यदि वो अपना बहुमत खो देती है। कौन सा सदन कभी विखंडित नहीं हो सकता? राज्यसभा कभी विखंडित होने वाला सदन नहीं है, वो स्थायी सदन है, इसलिए उच्च सदन भी कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होते, लोकसभा के सारे सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? तो 530, केंद्र शासित राज्यों से 13, अधिकतम की बात करता है तो 20, तो 13 में 7 और जोड़ देंगे कितना होगा? 20। राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? 229, केंद्र शासित राज्यों से कितने आते हैं? 4, और राष्ट्रपति कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है? 12। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं जो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। चलो, उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये एकदम बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक बातें हैं। इसके बाद हम आगे संसद पे भी वीडियो बनाएंगे कि संसद में कार्य कैसे होता है, संसद के कार्यकाल में कितने प्रकार के कार्यकाल होते हैं, संसद में प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, संसद में निधियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे संसद में प्रस्ताव किस माध्यम से, यानी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारी पहली एक साधारण क्लास संसद की उम्मीदन आपकी समझ में आई होगी। एमपी, और एमपी का मतलब क्या है? एमएलए, एमएलसी। एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधानसभा का सदस्य है। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में जो बैठने वाले सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, देश में संसद के सदस्यों का चुनाव होता है, और संसद के सदस्यों से वो दल अपना बहुमत सिद्ध करता है